हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम का ही नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के साथ साथ हम कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स की भी बात करेंगे, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स का भी डिस्कशन हम इसी लेक्चर में एक साथ में लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपनी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं। तो अगर लेंथ वाइज बात की जाए तो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन दी बॉडी। अब इन न्यूरॉन्स जिनको आप लॉन्गेस्ट सेल्स बोल रहे हो, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो ये प्रूव करेंगे कि यस ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विगलिंग ऑफ टोज की। विगलिंग ऑफ टोज मतलब जो टोज यानी कि जो हमारे पांव की उंगलियां हैं उनको हिलाना, उनको हिलाने का ये जो एक्शन है, इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन एक्चुअल में उसका लेंथ जो है वो आपके टो से लेकर जो स्पाइनल कॉर्ड का लंबा रीजन है वहां तक वो एक्सटेंड करता है। यानी कि कंप्लीट एक सिंगल सेल कहां से कहां तक, आपके बैक के लंबा रीजन में। लंबा रीजन बेसिकली हम किसको कहते हैं, तो इस पिक्चर में देखो आप एक बार, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उस स्पाइनल कॉर्ड में ही आपने डिवीजन कर रखे हैं। तो ये जो है ये दिस इज द लंबार रीजन। तो ये न्यूरॉन का लेंथ इस लंबार रीजन से लेकर आपके पांव के टो तक यानी यहां तक, ये इतना लंबा न्यूरॉन एक सिंगल न्यूरॉन है जो कि एक बहुत ही लंबा सेल है। लेकिन एक न्यूरॉन ऐसा है जो इससे भी ज्यादा लेंथ में है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल है आपके टिकलिंग ऑफ टोज के लिए। जब भी आप टो या उसके आसपास का एरिया में टिकलिंग करते हैं, जैसे किसी फेदर से या पेन से जब आप यहाँ पे टिकलिंग करते हो, तो वो जो सेंसेशन लेके जाता है वो न्यूरॉन आपके इस एरिया में यहाँ से शुरू होकर एक्सटेंड करता है आपके ब्रेन के लोवेस्ट पोर्शन तक, मतलब आपके ब्रेन के लोअर पोर्शन से लेकर आपके फुट तक। दैट इज द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। अब आप सोचो, जो सेल आपके बेस ऑफ द ब्रेन से लेकर आपके फुट तक जा रहा है वो एक सिंगल सेल है, तो उससे लंबा कोई सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो यस, इट इज द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के साथ। ध्यान से समझना जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंट न्यूरॉन्स। और इसमें जो स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे वो है इन दी डिफरेंस ऑफ सेल प्रोसेस। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सेल प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स। तो कितने एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं उस बेस में हम न्यूरॉन्स को तीन टाइप के बता सकते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इनका नाम इसके बारे में सब कुछ आइडिया दे देगा। यूनिक इसको हम कहते हैं, एक सिंगल के लिए वर्ड यूज होता है यूनिक, यानी यूनिपोलर न्यूरॉन। जिसमें एक प्रोसेस होता है वो यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं वो बाइपोलर न्यूरॉन, और जिसमें मल्टी यानी खूब सारे प्रोसेस होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो यूनिपोलर न्यूरॉन, आप इस फिगर देखो अच्छे से, देखो ये इस न्यूरॉन का साइटोन यानी सेल बॉडी है, और इस सेल बॉडी से केवल एक सिंगल प्रोसेस निकल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये सिंगल प्रोसेस आगे जाकर एक तरफ तो डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन करेगा और एक तरफ एक्सॉन का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो ये हो गए बहुत सारे डेंड्राइट्स, और ठीक है, और इस तरफ इन्होंने बनाया एक्सॉन, और ये हो गए आपके सारे एक्सॉन के टर्मिनल्स। लेकिन ये दोनों बाद में ज्वाइन होकर एक सिंगल प्रोसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन की मैं बात करूं तो आप इस यहाँ पर देख सकते हो कि सेल बॉडी से एक तरफ तो निकल रहा है डेंड्राइट और एक तरफ निकल रहा है एक्सॉन। तो कितने प्रोसेस हो गए, दो प्रोसेस हो गए, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हम लोग हमेशा जो डायग्राम डिस्कस करते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेल बॉडी से बहुत सारे आपको डेंड्राइट्स इमर्ज होते दिख रहे हैं। तो बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक ये सिंगल एक्सॉन। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक्सॉन हमेशा सिंगल ही रहेगा, डेंड्राइट्स मल्टीपल होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स पे चलते हैं। डेवलपमेंट के वक्त क्या होता है कि एक्सॉन और डेंड्राइट फ्यूज होकर एक सिंगल प्रोसेस बनाते हैं, इसलिए इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और इनको और एक अच्छा नाम दिया जाए तो आप इन्हें कह सकते हो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स को कई बुक्स में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी कहा गया है, और आपको इस तरह के न्यूरॉन्स देखने को मिल जाएंगे एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर। बाइपोलर में दो प्रोसेस होंगे, एक होगा डेंड्राइट और एक होगा एक्सॉन। एक बेसिकली ये कह रहा है कि एक मेन डेंड्राइट है। अब आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर आपको एक मेन डेंड्राइट दिख रहा है, और बाद में ये मेन डेंड्राइट आगे जाके ब्रांचिंग शो कर रखा है। लेकिन मेन डेंड्राइट कितना है, केवल एक, इसलिए हम इसको कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन।
और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका रेटिना। रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये कि बाइपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल क्या है, आंसर होगा रेटिना। रेटिना के अलावा आपको इनर ईयर में और आपके ब्रेन के ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर भी बाइपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स। और आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स किस तरह के न्यूरॉन्स है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल है। तो ये था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो किस तरह का फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसके बेस पे मैं न्यूरॉन्स को तीन तरह से क्लासिफाई करूंगा। पहला है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, सेकंड है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। ध्यान से समझना जो मैं आपको यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ इस फिगर के थ्रू। देखो ये एक कैंडल है, ठीक है, और मेरा गलती से फिंगर इस कैंडल के इस फ्लेम पे टच होता है। तो क्या होता है, जैसे मैं उस कैंडल को मेरा फिंगर टच होता है एक्सीडेंटली, तो इमीडिएटली अपने आप बिना आपकी कुछ किए आप फिंगर हटा लेते हो। वो चीज एकदम से कॉन्शियसली नहीं की। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि अच्छा ये गर्म है तो मैं इसको हटा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप जैसे इसको टच करते हो अपने आप वो हाथ वहां से हट जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके फिंगर में जो स्किन है, स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर्स उस टेम्परेचर को करते हैं रिसीव, और बाद में उस हाई टेम्परेचर के उस सिग्नल को लेके जाते हैं आपके ब्रेन तक। तो यहाँ पर आप देखो इस फिंगर से एक न्यूरॉन निकल रहा है, ठीक है। ये न्यूरॉन इस टेम्परेचर सेंसेशन को लेके जाएगा कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक, मैं बोल दूंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो न्यूरॉन सीएनएस तक मैसेज लेकर आता है उसको आप कहते हो सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। ध्यान रखना है आपने ये वर्ड एफरेंट, क्यों? क्योंकि जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे किडनी के अंदर, उस नेफ्रॉन के अंदर भी आपने एक आर्टीरियल पढ़ोगे, एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल। यहीं पे समझ लेना, ए से, ध्यान से सुना जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज ट्रिक याद कर लेना, इससे आपको नेफ्रॉन में भी याद हो जाएगा। ए से आता है, ए से आता है, ठीक है। तो रेफरेंस क्या मान रहे हैं हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेज लेकर आता है वो एफरेंट न्यूरॉन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेज लेकर आता है वो है एफरेंट न्यूरॉन। सिमिलरली नेफ्रॉन्स के अंदर जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर आएगा वो कहलाएगा एफरेंट आर्टीरियल। समझ गए? अब उसके बाद में ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक लेके कौन आया, एफरेंट न्यूरॉन। उसके बाद में ये मैसेज जाता है, ये बीच में आपको ब्लैक कलर का न्यूरॉन दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन। और ये इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन क्या लेना है वो बताएगा। यानी अब ये यहाँ पे क्या बन गया, ये मोटर न्यूरॉन। तो अब मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल करेगा कहां पर, वहां पर जैसे आप एक्शन प्रोड्यूस करोगे। एक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लेम से आपका हाथ हट रहा है। तो फ्लेम से हाथ क्यों हट रहा है, बिकॉज आपकी मसल्स एक्शन कर रही है। मेरा ये हैंड का मूवमेंट हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ मसल्स। तो ये जो मेरा हाथ इस फ्लेम से हटेगा, तो ये जो मूवमेंट हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। और मसल्स को मूवमेंट का ऑर्डर किसने दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने। किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो ये बन गया आपका मोटर न्यूरॉन, जो पहुंचा कहाँ पे, मसल में। और जैसे ही मसल में जाता है ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का ऑर्डर देता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हाथ वहां से हट जाता है। तो इनको हम कहते हैं अफेक्टर्स। जो मसल होगी वो क्या कहलाएगी, अफेक्टर। क्यों, क्योंकि ये अफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो इफेक्ट दिखाना चाहती है इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, इस हीट को मैं क्या बोल दूंगा, स्टिमुलस। उस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको आप कहोगे अफेक्टर। और इस केस में अफेक्टर कौन है, मसल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर जाएगा वो होगा इफरेंट न्यूरॉन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज लेकर आएगा वो कहलाएगा एफरेंट न्यूरॉन। और एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्टिंग न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे इंटर न्यूरॉन। इंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी एफरेंट और इफरेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाला, उस सेंसरी यानी एफरेंट से उस मैसेज को लेकर इंटीग्रेट करके वो अफेक्टर तक अफेक्टर वाले न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन को मैसेज देने वाला कहलाता है इंटर न्यूरॉन। अब इसको ध्यान से सुना, हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्यों कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, बिकॉज ये किसी भी तरह का सेंसेशन को परसीव करेगा। टेम्परेचर, टच,
लाइट, साउंड। तो ये सारे सेंसेस है, उन सारे सेंसेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने वाला सेंसरी न्यूरॉन। और इफरेंट को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी बॉडी में जितनी भी मोटर एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन्स। तो बस इस फिगर में सबसे पहले स्टिमुलस, यहाँ पर स्टिमुलस कौन है? हीट। स्टिमुलस से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और इंटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसको आप इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हो या एसोसिएशन न्यूरॉन भी कह सकते हो। ये इस मैसेज को इंटीग्रेट करेगा और इस मैसेज को पहुंचाएगा बाद में मोटर न्यूरॉन के पास, और ये मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाता है अफेक्टर के पास में। अब ये जो कंप्लीट पाथवे बना है इसे आप कहते हो रिफ्लेक्स आर्क, जो कि हम लोग एक बार और हमारे रिफ्लेक्स आर्क वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स। जो हम कहते हैं ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स ये इंपल्सेस भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? यूनिपोलर। मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये सेंड इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू अफेक्टर्स, यानी सीएनएस से अफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। और अफेक्टर्स कौन है? मसल्स या फिर आपकी बॉडी की ग्लैंड्स, ये अफेक्टर्स कहलाती है। और इंटर न्यूरॉन्स मोस्टली इफरेंट न्यूरॉन्स कैसे हैं? मल्टीपोलर। इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स ये बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही लोकेटेड है और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जो इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको ये इंटीग्रेट करेंगे सेंसरी न्यूरॉन से और बाद में एक मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं वाया मोटर न्यूरॉन। और ये भी मोस्टली मल्टी पोलर होता है, यानी इंटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन दोनों मोस्टली मल्टीपोलर है, जबकि सेंसरी न्यूरॉन मोस्टली यूनिपोलर रहता है। चलो फिर इसके बाद हम कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स की स्टडी करेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन नीट में एक बार आ चुका है। देखो ये दो फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, थोड़ा अलग से इनका स्ट्रक्चर होता है इसलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। जो पहला वाला है उसको आप कहते हो पर्किंजे सेल्स। पर्किंजे इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी जिसकी डिस्कवरी की थी उन हिस्टोलॉजिस्ट का नाम था पर्किंजे। और इस तरह के पर्किंजे सेल्स ये बेसिकली न्यूरॉन्स ही हैं और इस तरह के पर्किंजल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे सेरेबेलम के अंदर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि वेयर पर्किंजे सेल्स आर फाउंड, तो आपको ध्यान रखना है पर्किंजे सेल्स आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सेरेबेलम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पिरामिडल सेल्स। पिरामिडल सेल्स इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप इनका साइटोन का शेप देखो, ये साइटोन का शेप आपको बिल्कुल ऐसा पिरामिड टाइप दिखता है इसलिए मैंने पिरामिडल सेल्स कहते हैं। ये भी कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेंगे और इनका इसलिए ऐसा नाम है बिकॉज इनका साइटोन पिरामिडल रहता है। बस ये कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स की। अब तक हमने बात की टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा अच्छे से देखा हो तो आपको पता होगा नर्व फाइबर्स किसको कह रहे हैं हम लोग? सेल प्रोसेसेस, यानी कि एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स को हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर्स। टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखेंगे। उनके स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जिनका डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि जिन एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वो होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर और जिस पे प्रेजेंट नहीं होती वो होती है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब आपको इस वीडियो के बाद में मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आंसर दो। मैं इस बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जो श्वान सेल्स हैं, अब इस फिगर में आपको दिख रहे होंगे ये श्वान सेल्स हैं जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। याद रखना श्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। मेरा सवाल यह है कि श्वान सेल्स किस में प्रेजेंट होंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में? तो ये वीडियो देखो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके आप अपना आंसर हमें बताओ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में देखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, इनका ये मैसेजेस किसको भेजते हैं उसके बेसिस पे देखें। तो एक है सोमैटिक नर्व फाइबर्स और एक है विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इनमें डिफरेंसेस समझ लेना। आपके कोर्स में बिल्कुल ये चीज है और सिर्फ नाम लेके छोड़ दिया गया है, आप समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे रखा, परिणाम आपके सामने बार बार आएंगे। तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये फिगर देखो, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड दिखा रखा है मैंने, देखो ये बिल्कुल बटरफ्लाई शेप्ड जो हम लोग पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड का,
कि बटरफ्लाई शेप्ड रहता है ये, तो ऐसा फिगर कहीं दिखे ना तो समझ जाना स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से मैसेज किसको पहुंचा रहा है? अब आप ये फिगर देख के आप ये बता सकते हो कि सर ये स्केलेटल मसल का फिगर है। किसका फिगर है? स्केलेटल मसल का। तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स, ध्यान से सुनना, वो नर्व फाइबर्स है जो स्केलेटल मसल्स को मैसेज पहुंचाते हैं। जो नर्व फाइबर्स स्केलेटल मसल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी उनको इंपल्सेस पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं सोमैटिक नर्व फाइबर्स। और विसरल और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स में ये वर्ड आपको समझा देता हूँ, विसरल या विसेरा, ये सिंपल सा मीनिंग है जो आपके इंटरनल इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो भी आपकी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स है उनको हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो विसरल नर्व फाइबर्स ऑब्वियसली किनको सप्लाई करेंगे? विसरल ऑर्गन्स यानी कि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली किसको सप्लाई करेंगे? ये सप्लाई करेंगे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। अब आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में बेसिकली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे आप इसोफेगस की बात कर लो, ट्रैकिया की बात कर लो, तो जो ट्रैकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन हो रहा है, इसोफेगस का जो पेरिस्टालसिस हो रहा है, जो मूवमेंट होता है फूड का आगे की तरफ, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। और उनको कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज कौन पहुंचाता है? विसरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स किसको सप्लाई करते हैं? स्केलेटल मसल्स को। और विसरल और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स सप्लाई करते हैं वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। देखो इतनी बेसिक चीजें आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो इन छोटी छोटी चीजों को यहीं से समझना चालू करो। नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि वो नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं उस बेसिस पे भी डिफरेंस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। दो तरह के हो गए, एक हो गए क्रेनियल नर्व्स और एक होगी स्पाइनल नर्व्स। नाम से साफ समझ में आ रहा है क्रेनियल। क्रेनियल एक्चुअल में जो बेसिक वर्ड है वो वर्ड ब्रेन के लिए ही यूज होता है। जो क्रेनियम, क्रेनियम हम किसको कहते हैं? स्कल बॉक्स को। तो जो आपके स्कल बॉक्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? ब्रेन। तो जो नर्व्स आपके क्रेनियम से यानी स्कल बॉक्स से निकलती है, बेसिकली आपके जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। देखो जो नर्व्स का ओरिजिन दो ही जगह से है, या तो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है उन्हें आप कहोगे क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगी उसे आप कहोगे स्पाइनल नर्व्स। और अभी नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन बींग्स में कितनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, और अपना आंसर है 12 पेयर्स। और कितनी स्पाइनल नर्व्स है? अपना आंसर है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम का। फटाफट से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ये फिगर है जिसमें मैंने 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम आपके सामने बता दिए। मैं इनके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज इस पे एक ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ नर्वस सिस्टम में। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है हम, जिसमें आपको ट्रिक बताई गई है कि इन 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम कैसे याद करने हैं, और एग्जाम में इनके नाम पे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली स्पाइनल नर्व्स की मैं अगर बात करूं तो स्पाइनल नर्व्स बेसिकली जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो उसी बेसिस पे अब आपके वर्टिब्रल कॉलम में 5 टाइप की वर्टिब्री है, उन्हीं वर्टिब्री के नाम पे आपकी स्पाइनल नर्व्स का भी नाम रखा है हमने। सबसे ऊपर आपको पता हो तो सर्वाइकल वर्टिब्री है, तो बस इसलिए इन स्पाइनल नर्व्स का भी नाम क्या है? सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, जो सबसे ऊपर यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ में एसोसिएट हो रखी है। तो आपको ये नंबर एग्जैक्ट याद रखने हैं। देयर आर 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, 12 pairs of thoracic spinal nerves, 5 pairs of lumbar spinal nerves, then again 5 pairs of sacral spinal nerves and a single pair of coccyx spinal nerve, यानी टोटल हो गए 31 pairs। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं इनके नाम और ये टोटल कितने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आएगा। नेक्स्ट चलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर एंड कंडक्शन। देखो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो अब आप ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर और कंडक्शन के बारे में नीट में आज तक कोई सवाल नहीं आया है और सवाल आएगा भी नहीं, ठीक है। बट बिकॉज ये वीडियोस और भी बहुत से स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि डायमीटर और कंडक्शन की स्पीड पे, कि किस स्पीड पे कंडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे भी नर्व फाइबर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि कोई भी नर्व फाइबर जितना ज्यादा थिक होगा उसमें इंपल्स उतना ही स्पीडली या उतना ही रैपिडली प्रोपेगेट करेगी। यानी अ थिक फाइबर वुड कंडक्ट एन इंपल्स रैपिडली। समझ में आई बात? तो उस बेस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स पढ़ेंगे। देखो डायमीटर में जो लिख रहा हूँ वो माइक्रोन्स में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लियर लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, तो सारे डायमीटर्स माइक्रोन में है, ठीक है। और
वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है मीटर पर सेकंड में। तो इनके टाइप देखो, ये टोटल ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा और ए डेल्टा, पहले 4 ही हो गई। ए अल्फा, ए बीटा 9 फाइबर्स, ए गामा 9 फाइबर्स, ए डेल्टा 9 फाइबर्स, उसके अलावा बी और सी 9 फाइबर्स। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको नीट के लिए ये चीज, बट ध्यान में रखने के लिए ये चीज है कि ए अल्फा का डायमीटर है 12 to 24 माइक्रॉन्स और उसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है 70 to 120। अब जैसे जैसे डायमीटर कम होता जाएगा वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। और सबसे पतला या सबसे थिन जो 9 फाइबर है वो है सी 9 फाइबर्स। ठीक है, और जिसका डायमीटर लेस देन 1.5 माइक्रॉन्स रहता है, उसमें वेलोसिटी बहुत ही कम रहता है, 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बने रहिए हमारे साथ में कुछ इसी तरह के लेक्चर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।